फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल असम में हर साल आने वाली फ्लड्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, असम में हर साल बाढ़ आती है जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। नुकसान किस किस चीज़ का होता है वो आगे डिटेल से आएगा, लेकिन फ्यू कीवर्ड्स में अगर मैं समराइज करूं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, बहुत से एनिमल्स मारे जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो रुक जाता है क्योंकि ट्रैक्स जो हैं वो बिल्कुल सबमर्ज हो जाते हैं, सिर्फ बोट चलती है, फसलें तबाह हो जाती हैं, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता है। लेकिन देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि ब्रह्मपुत्र वैली में हर साल बाढ़ आखिरकार आती क्यों है? ये डिस्कस करना देखो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फ्लड्स की जो इंटेंसिटी है ना, पिछले कुछ सालों में वो इंक्रीज होती जा रही है। मतलब हर साल फ्लड और ज़्यादा तबाही मचाती आ रही है। तो अब जरूरी हो गया है कि सरकार ठोस कदम उठाए। सरकार ठोस कदम देखो तभी उठा सकेगी जब रीजन्स पता होगा कि हाँ ये रीजन्स हैं और अब कुछ करना है। तो बेसिक्स से हम इस आर्टिकल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फ्लड का क्या मतलब होता है? फ्लड का सिंपल मतलब देखो ये होता है, जैसे नदी है, नदी की पानी की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर नदी में पानी आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल नदी में पानी को एकोमोडेट करने की कैपेसिटी है 4 यूनिट, लेकिन पानी ज़्यादा है, 5 यूनिट है, तो पानी कहाँ जाएगा? नदी के बाहर जाएगा। बाहर के जो एरिया हैं वो सबमर्ज होने लगेंगे, बाढ़ आ जाएगी। 3 रीजन्स की वजह से बाढ़ आती है। या तो एकदम से बारिश आ जाए बहुत ज़्यादा, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा बारिश आ गई कि पानी जो है आगे फ्लो ही नहीं कर सका आगे नदी के अंदर, और वो पानी की एम्बैंकमेंट को पार करके बाहर आ गया। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि बारिश जो है वो धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे लेकिन लगातार आए जा रही है, तो आगे भी पूरी नदी में कैपेसिटी नहीं है पानी को एकोमोडेट करने की, तो जाहिर तौर पर पानी बाहर आएगा। इसमें देखो वो रीजन भी शामिल है कि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से नदी में पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हिमालय से फॉर एग्जाम्पल नदी निकलती है, वहां पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो शुरू से ही बर्फ अगर पिघलेगी तो पानी आएगा नदी में, और धीरे धीरे पानी का जो लेवल है वो नदी में इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद लास्ट में है कोस्टल फ्लड्स। जैसे देखो कोई साइक्लोन आ गया, साइक्लोन की वजह से सुनामी आ गई तो पानी आपने देखा होगा, जैसे 2004 में सुनामी लहरें आई थी, पानी एकदम से कोस्ट से बाहर आता है और भारी तबाही मचाता है। तो ये मेनली 3 रीजन्स हैं जिसकी वजह से फ्लड्स आती हैं। इसके बाद अब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं असम की। असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है? देखो, असम जो है ना वो हिमालयस के फुट हिल्स में है। फॉर एग्जांपल ये हिमालयस है, यहाँ पे असम है, और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, एक ब्रह्मपुत्र वैली और एक बराक वैली। रिवर्स के नाम पर इन वैलीज के नाम हैं। बात करें ब्रह्मपुत्र की, ये देखो असम से होके गुजरती है, और टोटल लेंथ है ब्रह्मपुत्र रिवर की असम में 650 किलोमीटर, और एवरेज जो विड्थ है वो है 5.46 किलोमीटर। मतलब चौड़ाई जो है रिवर की वो एवरेज है 5.46 किलोमीटर। तो ये मुख्य रिवर है असम में जो फ्लड प्लेन्स बनाती हैं। चूंकि देखो ये हिमालय से निकलती हैं, कैलाश रेंज से निकलती हैं, तो आते आते हिमालय से आते आते रिवर में बहुत सारे ना सेंडिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे पहाड़ को काट के निकली तो मिट्टी जो पहाड़ से निकली, पत्थर जो पहाड़ से निकले, वो सारे रिवर्स के साथ जुड़ जाएंगे और रिवर्स के साथ साथ आगे चलते रहेंगे। अब जब तक देखो पहाड़ों में रिवर चल रही है तो ग्रेविटी के हिसाब से फोर्स ज़्यादा है, ये भारी भरकम मिट्टी, पत्थर, कंकड़, चट्टाने लेके रिवर आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही प्लेन एरिया में आती है ना रिवर, तब फोर्स कम हो जाती है। इस वजह से वो सारी मिट्टी जो पहले लेके चल रही थी ना, कंकड़, मिट्टी, चट्टाने, वो धीरे धीरे अब जमा करना स्टार्ट कर देती हैं। अब देखो रिवर की जो कैपेसिटी है ना वो पानी को एकोमोडेट करने की और ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि सारी जो मिट्टी वो कैरी कर रही थी उसने जमा कर दिया, डिपॉजिट बना दिया। अब सेडिमेंटेशन इतना ज़्यादा हो गया, यानी मिट्टी, कंकड़ वगैरह इतने ज़्यादा जमा हो गए कि पानी को एकोमोडेट करने की रिवर की जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा कम हो गई। सीधा सा लॉजिक है। बिगिनर्स को बताऊं एक एग्जांपल की सहायता से, मान लीजिए गिलास है, गिलास में पानी आता है 1 लीटर, लेकिन अगर आप इसमें थोड़े कंकड़ डाल दोगे, जैसे वो कौवा वाली कहानी आपने सुनी होगी, तो पानी ऊपर आ जाएगा, गिलास की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, पानी बाहर आ जाएगा। अगर फुल पानी था पहले, अगर आप पत्थर डालोगे, तो उसी प्रकार से रिवर के साथ होता है। गर्मियों में ये ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो शुरू से नदी ज़्यादा पानी लेके चलती है, और ज़्यादा पानी लेके चलेगी तो सोइल ज़्यादा इरोड करेगी पहाड़ों में, सोइल ज़्यादा इरोड करेगी तो ये जो सेडिमेंटेशन है ज़्यादा कैरी करेगी, ज़्यादा डिपॉजिट करेगी। इसलिए गर्मियों में
ये फेनोमेनन और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। इसके अलावा देखो गर्मियों में आपको पता है मानसून भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस आता है नॉर्थ ईस्ट में, और चेरापूंजी में तो सबसे ज़्यादा बारिश होती है। चेरापूंजी हालांकि असम में नहीं है, मेघालय में है, लेकिन मेघालय और असम दूर नहीं है ना, पड़ोसी राज्य हैं। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ असम का कहना है असम में ब्रह्मपुत्र बेसिन एरिया में 85% जो बारिश होती है ना वो तो मानसून के मंथ्स में ही हो जाती है, बाकी बचे हुए महीनों में तो सिर्फ 15% बारिश होती है। इसके अलावा अप्रैल मई में काफ़ी थंडरस्टॉर्म भी आते हैं। ऑलरेडी जब देखो सोयल सैचुरेट हो उसके बाद में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से हैवी रेन आए तो फिर सोयल की भी जो कैपेसिटी है ना पानी को एब्जॉर्ब करने की वो कम हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में पानी अब नदी से बाहर आने लगेगा तो कई किलोमीटर्स तक फैल जाएगा, बहुत सारा एरिया सबमर्ज हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में फिर लोगों की इंटरनल डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। आप क्या कर सकते हो कि नदी से पानी बाहर ना आए, आप ना एम्बैंकमेंट बना सकते हो इस प्रकार के। ये देखो एम्बैंकमेंट मतलब एक दीवार टाइप का स्ट्रक्चर नदी के किनारे आप जो देखते हो, ताकि ये इंश्योर करने के लिए नदी का पानी बाहर ना आए। अब देखो एम्बैंकमेंट्स ना ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास काफी बने हुए हैं, 1960s से ही बनाए गए थे फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आज 60 साल हो गए। इनमें से ज्यादातर ये जो दीवारें हैं ना नदी के किनारे पर एम्बैंकमेंट्स हैं वो अब कमजोर हो चुकी हैं, काफी बैड कंडीशन में है। वो भी नदी का पानी जो है वो उन्हें बहा के ले जाता है, पानी को रोक नहीं पाता बाहर आने से, बल्कि पानी के साथ बह जाती हैं ये दीवारें भी। इसके अलावा देखो वैसे कुछ और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से फ्लड्स आती हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है असम में। 1940-41 में तो सिर्फ 9 से लेकर 29 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर थी, लेकिन 2011 के सेंसस के अनुसार बढ़ के हो चुकी है 398 पर स्क्वायर किलोमीटर। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो स्टेट की इकोलॉजी पे तो असर पड़ेगा ना। डिफोरेस्टेशन काफी ज्यादा हुआ है, पेड़ जो है वो मिट्टी को जकड़ लेते हैं, मजबूत बनाते हैं। पहाड़ों में अगर ज्यादा पेड़ होंगे तो मिट्टी ज्यादा इरोड नहीं होगी, सॉइल इरोजन कम होगा। हिल्स काटी गई हैं रास्ते बनाने के लिए, इंक्रोचमेंट काफी हुआ है, वेटलैंड्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है, जिसकी वजह से भी फ्लड कंडीशन जो है वो इंटेंस हो जाती है। आने वाले समय में तो देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको पता है, रेनफॉल और भी ज्यादा एक्सट्रीम होने वाला है, ग्लेशियर्स काफी तेजी से पिघल रहे हैं। तो ये सब चिंता की बातें हैं कि आने वाले समय में असम में जो बाढ़ है वो और ज्यादा आएंगी, ये काफी चिंता की बात है। तो ये तो हमने देखो मुख्य रीजंस की बात की। मिसलेनियस में कुछ अदर फैक्टर्स के बारे में भी आप लिख सकते हो, जैसे असम में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है पानी की निकासी के लिए, अर्बन ग्रोथ जो हो रही है बहुत अनप्लान्ड तरीके से हो रही है, अंधाधुंध डैम्स को और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा रीजंस हैं। एक चीज यहां पे डिसएडवांटेज तो काफी आपको पता है, जैसा शुरुआत में भी मैंने आपको बताया बहुत से एनिमल्स मारे जाते हैं। अगर देखो एनिमल्स की स्पेसिफिकली आपको थोड़ा सा डिटेल से बताऊं ना, जैसे लो लाइंग एरिया में फ्लड आएगी, फॉर एग्जांपल काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो फिर ये जो एनिमल्स है ना वो हाई लाइंग एरिया की तरफ भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल कार्बी एंगलोंग हिल्स में तो रास्ते में फिर हाईवेज भी आएंगे, जैसे NH-37, एकदम से हाईवेज आएंगे तो एनिमल्स की जान चली जाती है टकरा के व्हीकल से। और बहुत बार जो पोचर्स होते हैं यानी शिकारी, वो एनिमल्स की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि अब बाढ़ आ चुकी है, एनिमल्स इस तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए शिकार करना आसान हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस प्रकार से ध्वस्त हो जाता है, सिर्फ बोट चलती हैं, मछुआरे मछली नहीं पकड़ पाते इसलिए बोट चलाने लगते हैं। कहने का पॉइंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा ध्वस्त हो जाता है, काफी एक्सपेंसिव पड़ती है बोट तो 100 मीटर आगे जाने के लिए 100 रुपए। तो ये डिसएडवांटेजेस तो आपको बहुत पता है बाढ़ के क्या होते हैं, लेकिन अगर एडवांटेजेस यूपीएससी पूछे तो 2-3 एडवांटेजेस भी आप लिख सकते हो, थोड़े लो प्रोफाइल में, मतलब हल्के फुल्के एडवांटेजेस। जैसे कि देखो ऐसी सिचुएशन में ना फिशेस काफी प्रोड्यूस होती हैं और फ्लड प्लेन इकोसिस्टम रिजुविनेट हो जाता है, यानी पानी रिचार्ज हो जाता है। इसके अलावा सोइल थोड़ी फर्टाइल हो जाती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस आप लिख सकते हो। अब लास्ट में बात करते हैं क्या करना चाहिए फ्लड्स को रोकने के लिए। सबसे पहले देखो ज़्यादा अच्छा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, जैसे जो अथॉरिटीज़ हैं बताती हैं कि फ्लड आ सकती हैं वो अच्छे से बताएं, ताकि लोकल लेवल पे अथॉरिटीज़ भी
तैयार हो सकें, रेजिडेंट्स को भी अलर्ट किया जा सके कि बाढ़ आने वाली है, आप चले जाइए या फिर पहले से तैयारी करके रखिए जो भी है। दूसरा, काजीरंगा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। देखो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इकोलॉजी के हिसाब से देखें, और नेशनल पार्क का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे नहीं होता, जो भी वाइल्ड लाइफ वहाँ पे मौजूद है। तो बाढ़ जब आती है काजीरंगा नेशनल पार्क में, एनिमल्स के लिए एक प्रॉपर कॉरिडोर तैयार करना कि वो नेशनल हाईवे को क्रॉस कर सकें बिना टकराए व्हीकल से, बिना जान गंवाए, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा एक और सजेशन जो दिया जाता है वो है स्लूस गेट्स कंस्ट्रक्ट करना। स्लूस गेट्स ये नदी के ऊपर होते हैं और इससे ना पानी का लेवल कंट्रोल किया जा सकता है। ये जितने ज़्यादा गेट होंगे उतना ही पानी का लेवल जो है वो अच्छे से रेगुलेट किया जा सकता है रिवर में। दूसरे मेजर्स जैसे देखो असम में भी एक सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है, जो इन सभी स्टेप्स को लिए जा रहे हैं बाढ़ को रोकने के लिए, उनकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर कर सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशंस से